मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 12 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग लोकतंत्र पर विचार करेंगे। इस विषय पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। इस बार के अगर आप सिविल सर्विस मेंस के पेपर को देखेंगे तो उसमें आपको एक छोटी सी तब्दीली दिखाई देगी। बीच बीच में मैं अभी जो मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं उनके बारे में बात करता रहूँगा, उनके चरित्र के बारे में, उनके क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, इन सब के बारे में भी। तो दोस्तों, उसमें आपको एक बात थोड़ी सी पिछले सालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे शायद डिफरेंट मिली हो। इस बार के प्रश्नों में मैं देख रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ इवेंट्स ज़्यादा हैं। कलेक्शन ऑफ इवेंट्स कहने का मतलब है कि एक घटना अभी हुई, एक घटना कुछ दिनों बाद हुई, एक घटना फिर कुछ दिनों बाद हुई, कुछ घटना पहले हुई थी। इन घटनाओं को मिला करके जो एक प्रश्न तैयार किया गया या घटनाओं को मिलाने के बाद जो एक रूप तैयार हुआ, उस रूप को क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया गया और आपसे अपेक्षा की गई कि अब आप वो जो घटनाएं हैं उन्हें याद करते हुए निष्कर्ष निकालिए और उनके एग्जाम्पल देते हुए अपना आंसर दीजिए, तभी आप बहुत अच्छा उत्तर दे पाएंगे। तो डेफिनेटली फिर हमें अपने तैयारी के ढंग को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस सांचे में ढालना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने रेडियो न्यूज़ सुनी हो तो देखिए, उसमें एक बात कही गई कि हमारे यहाँ जो है कोयला का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ जो कोयले की जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो उसको पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान हो सकता है और होगा वो कोयला क्षेत्र का होगा। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए। मैं जानबूझ के ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा, इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेट कहने का मतलब है कि क्या हमारे लिए ये फिजिबल होगा, संभव होगा। आप देखिए कि जो पूरा का पूरा हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो कोयले का भंडार है, सब काफी भंडार है। और दूसरी तरफ हम पेरिस जलवायु सम्मेलन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग टिका हुआ इस बात पर है कि भैया कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए। भारत भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। और कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो सबसे ज्यादा किससे होता है? कोयले से बिजली पैदा करने से, पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने से। तो हम कोयले के स्थान पर कहां जा रहे हैं? हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जिसे आप ग्रीन एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, है ना, सोलर एनर्जी, विंड्स एनर्जी। इसका मतलब है कि हम कोयले से जो एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं उसे कम करें, और ये कम होता भी चला जा रहा है। तो जब सिचुएशन ऐसी रहेगी तो फिर ठीक है, हमारे पास कोयले के भंडार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उस तक पहुंचने में फिर ये कोयला के जो भंडार हमारे पास हैं ये कितने मददगार हो सकते हैं। थोड़ा सा अब इस पैटर्न पर आपको अपनी तैयारी को दोस्तों ढालना होगा। इसके बाद न्यूज में कुछ आंकड़े, कुछ बातें सुनने में आई। मेरे पास अभी एक मेल आया था और उसमें स्टूडेंट ने पूछा कि सर, जो आंकड़े होते हैं अगर उसमें कोई सोर्स नहीं दिया गया है तो क्या हम उसे उपयोग में ला सकते हैं, या क्या जब हम आंकड़ों का उपयोग करते हैं अपने एग्जामिनेशन में तो सोर्स का दिया जाना अनिवार्य है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सोर्स अगर आपको नहीं मालूम है तो अनिवार्य नहीं है। दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं तो वह भी उतना ही ठीक है। लेकिन जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए या विश्वसनीय के आसपास होने चाहिए। अब देखिए, जब विश्वसनीय होने चाहिए और विश्वसनीय के आसपास होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? आप किसे विश्वसनीय मानेंगे? देखिए, अगर आप अविश्वसनीय से आंकड़े दे रहे हैं, आप डाउट है, तो वहां आप सोर्स दे दीजिए। अदरवाइज जो गवर्नमेंट कह रही है आपको उन आंकड़ों को, फिलहाल चूंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आपको ऑथेंटिक मानकर चलना चाहिए। और यदि आपको उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो आप आगे चल करके उन आंकड़ों का उपयोग करते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये डाउटफुल हैं, भ्रमात्मक हैं, या बहुत ज्यादा सही के करीब नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है, वहां आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने बात को। तो दोस्तों, जो सरकार के जरिए आपको आंकड़े मिलते हैं उन्हें आपको ऑथेंटिक मानकर चलना चाहिए। देखिए, मैं राइटर के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं कॉलमनिस्ट के रूप में नहीं कह रहा, मैं एनालिस्ट के रूप में नहीं कह रहा, मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के रूप में
ये बात आपको बता रहा हूं। कल के न्यूज़ में जैसे आपने कुछ अच्छे आंकड़े सुने होंगे कि हमारे यहाँ अभी 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। पर्यावरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप कहीं नोट कर लीजिए कि हमारे पास टोटल 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए, प्री एग्जामिनेशन में आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उसी के कंटिन्यूएशन में एक और बात कही गई कि हमारे पास 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, 903 और इनके पूरे के पूरे अगर एरिया को मिला दिया जाए तो जो हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग ये 5% है। यानी कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 5% हमने प्रोटेक्ट कर रखा है। और ये प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? पर्यावरण की दृष्टि से, वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि 5%। जबकि हमारे पास देखिए कि एवरेज अगर हम लैंड औसत लें दुनिया की तुलना में तो हमारे यहाँ बहुत कम है। हम 16% टोटल पॉपुलेशन के हैं, जबकि लैंड एरिया हमारा कितना कम है, बहुत कम है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें आंकड़ों का उपयोग करना चाहिए। और बाकायदे फिर उन्होंने प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की बात कही। तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन क्या है, इसे आप थोड़ा सा देख लें। दोस्तों, आज के अखबारों में ये बात बहुत प्राथमिकता के साथ आई है और इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे गए हैं। और वह है कि जो हमारी अभी क्रिकेट की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, तो सिडनी में जो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था, तो हमारे खिलाड़ियों पर कुछ जो नस्लीय टिप्पणियां की गई हैं उनको लेकर। अगर आप किसी को काला व्यक्ति कहते हैं तो ये नस्लीय टिप्पणी कहलाती है ना। किसी देश के आधार पर अगर आप उसे तिरस्कृत करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक नस्लीय टिप्पणी के अंतर्गत आ जाती है। तो इसके ऊपर आज काफ़ी एडिटोरियल कमेंट्स लिखे गए हैं, आपको भी उन पर एक नज़र मार लेनी चाहिए। अब आप देखिए कि जो नस्लीय टिप्पणी है इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई है। सच पूछे तो जो उपनिवेशवाद चला था, उपनिवेशवाद के जो देश होते थे जो दूसरों पर शासन करते थे, एक बात कहा करते थे कि व्हाइट मैन बर्डन्स। व्हाइट मैन बर्डन्स का मतलब क्या है कि हम गोरे लोग हैं और हम गोरे लोगों को ईश्वर ने यह दायित्व तो दिया है, बोझ डाला है, बर्डन कह रहे हैं कि तुम जाओ और जो काले लोग हैं उनको शिक्षित करो, उनको समझाओ। तो ये हमारा दायित्व है और हम ईश्वर के इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, जब इस तरह की बातों को लेकर के आप उपनिवेशवाद और सत्ता में उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आलोचना होने लगी है। अब आप देखिए कि खासकर कुछ समय पहले अमेरिका में जो नस्लीय जो हिंसाएं हुई वो बताती हैं कि कैसे एक वर्ग है वहाँ का भी, जो गोरों का ही वर्ग है, जो इसके बहुत विरोध में है, जो प्रगतिशील विचार के हैं, वो इसका काफ़ी खंडन करते हैं, बहुत तीखे शब्दों में इसकी निंदा भी करते हैं। इसको लेकर के बाकायदे ऑस्ट्रेलिया ने माफ़ी भी मांगी है, वहाँ की जो क्रिकेट टीम है। भारत में क्या स्थिति है अब देखिए। ये तो चलिए नस्ल के आधार पर जो विश्व में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके आधार पर टिप्पणियाँ आई। भारत में जो नस्लीय टिप्पणियां हैं ये किस रूप में है? तो आप पाएंगे कि भारत में ये जो टिप्पणी है नस्ल के रूप में तो उतना नहीं है कि ये गोरा है, ये काला है और ये सांवला है। हाँ, जाति के रूप में जरूर है। और एक अच्छी बात यह है कि जातीय टिप्पणियां भी अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। या तो वह जाति के रूप में है या फिर वो जेंडर के रूप में है ना। आप पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग इस रूप में है। इस तरह की टिप्पणियां हमारे समाज में अभी मौजूद हैं। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और ये टिप्पणियां हमारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? सोशलाइजेशन से आती हैं। आप जानते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है? समाज में जिस तरीके से हमें डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है, उसी तरह की चीज़ें फिर हमारे मस्तिष्क में समाने लगती हैं। उसे ही हम कहते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। जब हमारे पूर्वजों ने और हमारे बड़े बुजुर्ग इसी तरह की बातें हमारे दिमाग में भरने लगेंगे कि ये जाति श्रेष्ठ है, ये जेंडर श्रेष्ठ है, ये जेंडर हीन है, ये जातिहीन है, तो स्वाभाविक तौर पर फिर वो बातें हमारे व्यवहार में आने लगेंगी और उसी से ही फिर ये चीज़ें समाज में व्याप्त होने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में अब इनका ज़बरदस्त किस्म से विरोध होने लगा है, इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, मैं अब आता हूँ आज के मुख्य विषय पर और वो है लोकतंत्र पर विचार। एक बात मैं इससे पहले आप सबसे कहना चाहूँगा
कि मैं चाह रहा था कि मैं आप सबसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषक आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के जो बात कही है वह आपके सामने रखूं। तो दोस्तों उस पर मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, बहुत संभव हुआ तो उस पर कल मैं बात करूंगा, लेकिन उससे संबंधित आज बिजनेस स्टैंडर्ड की एक टिप्पणी है, कमेंट है, एडिटोरियल कमेंट, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और सच पूछिए तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर विचार से जुड़ी हुई ही बात है, लेकिन चूंकि आज मैं इसे अपने उसमें शामिल नहीं कर सकूंगा मुख्य विषय में, तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, हो सका तो कल परसों हम लोग इस पर बात करेंगे। लोकतंत्र पर विचार कहने का जो मेरा आधार है दोस्तों, वो है खासकर अमेरिका में अभी जो घटना घटित हुई, और साथ ही साथ आपने कुछ दिनों पहले सुना था कि हमारे जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज़्यादा ही है। अमेरिका लोकतंत्र का सिरमौर है और आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का कौन सा रूप हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ समय पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, ये विचार आने लगा था कि क्या सच में लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है, क्योंकि विश्व के उदारीकरण के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिन देशों में लोकतंत्र है वहां के जो लोकतांत्रिक जो लीडर्स हैं वो उस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, या जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें अपनाया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि ट्रंप अपने पराजय को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और बात कहां तक बढ़ गई है कि उन पर महाभियोग लगाए जाने की बात की जा रही है। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे, पहले भी उन पर महाभियोग लगाया गया था, वो पारित नहीं हो सका, अब दोबारा लगाए जाने की बात की जाने लगी है, जबकि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है। सीधी सी बात है कि जनता ने अपना मत दिया, स्पष्ट तौर पर आप पराजित हो चुके हैं और आप उस पराजय को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। तो अगर लोकतंत्र में आप पराजय को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तब सोचने की बात है तो फिर वो लोकतंत्र क्या है। सीधी सी बात है कि आप उस जनमत को ठुकरा रहे हैं। तो इस आधार पर लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, समय बहुत कम है, मैं इस पर विशेष बात करने की स्थिति में नहीं हूं। आज मैं आप लोगों को एक एडिटोरियल आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, यह भी बिजनेस स्टैंडर्ड का है, लोकतंत्र बनाम आर्थिक सुधारों पर जारी चर्चा। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे रेफरेंस दिए गए हैं और ऑलमोस्ट लेटेस्ट रेफरेंस हैं। मैं चाहूंगा कि इन दोनों को आप नोट कर लें, विथ रेफरेंस नोट कर लें, ताकि आप इनका उपयोग कर सकें। ये बहुत लंबे समय तक प्रिपरेशन में आपके काम आते रहेंगे। उसमें इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन देशों में भी समान लोकतंत्र की स्थितियां होती, समान नीतियां होती हैं, उदार नीतियां होती हैं, लोकतांत्रिक नीतियां होती हैं, वहां जो आर्थिक विकास की जो गति होती है वो तेज होती है, और उन क्षेत्रों का जो आर्थिक विकास होता है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होता है। यानी कि यहां लोकतंत्र का समर्थन किया जा रहा है, भले यह समर्थन आर्थिक पृष्ठभूमि में क्यों न हो। तो इसमें से आप वो जो दोनों रेफरेंस हैं प्लीज उन्हें नोट कर लें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: राम कुमार पांडे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से; उत्कर्ष गर्ग, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से; देवेश राम काले, औरंगाबाद महाराष्ट्र से; सूरज तिवारी, रवीना राय, खापुरा बिहार से; राम आशीष वर्मा, गोंडा उत्तर प्रदेश से; और गौरव कुमार, रामनगर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।